बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया। जी दोस्तों, पहली 3 वीडियोस में ऑब्वियसली आप लोगों ने अगर उन्हें ध्यान से सुना होगा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसी सिलसिले की चौथी वीडियो है ये, जिसमें हम एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस को थ्योरेटिकली थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसमें स्टेप नंबर 8 है कि आपने एक एवरेज विद इन फैक्टर कोरिलेशन बनाना है और एक एवरेज बिटवीन फैक्टर कोरिलेशन डिज़ाइन करना है। अगर आपका एवरेज विद इन फैक्टर कोरिलेशन जो है वो अगर हायर है एवरेज बिटवीन फैक्टर कोरिलेशन से, तो आपने फर्दर ये स्टेप अप्लाई करने हैं। इसमें से पहला स्टेप ये होता है कि आपने टोटल वेरिएंस जो है वो आपने कैलकुलेट करके EFA के प्रोसीजर में, जब आप EFA का प्रोसीजर रन करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली टोटल वेरिएंस कैलकुलेट हो जाता है। तो आपने ये चेक कर लेना है कि जो रिटेन्ड फैक्टर या रिटेन्ड कंपोनेंट है उसका जो टोटल वेरिएंस है क्यूमुलेटिव, जिसको वेरिएंस भी कहते हैं, वो कम से कम 50% होना चाहिए। 50% से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके फैक्टर्स में या उनकी वैल्यूज़ में कुछ मसला है, कुछ फैक्टर्स रिमूव करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इट मीन्स द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वेरिएंस अप टू द फाइनल रिटेन्ड कंपोनेंट शुड बी एटलीस्ट 50%। अच्छा जी, उसके बाद आपने सैम्पल साइज़ की एडिकेसी चेक करनी है। ये KMO स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए पता चल जाती है। तो ये कम से कम 0.50 होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी KMO के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो 0.5 या इससे ग्रेटर होने चाहिए। अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है डाटा का वो 300 से लेस है, ठीक है, तो फिर आपने कम्युनैलिटी के जो कम्युनैलिटी की रिटेन्ड आइटम्स हैं, ठीक है, यानी जहाँ तक आपके फैक्टर्स बने हैं उनकी एक्सट्रैक्टेड जो वैल्यूज़ हैं कम्युनैलिटी में से, वो आपने जो है उनका एवरेज निकालना है। अगर वो एवरेज जो है वो 0.6 या इससे ग्रेटर है तो वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर आपके सैम्पल का साइज़ जो है वो 100 है। लेकिन अगर आपके सैम्पल का साइज़ 100 से 200 के दरमियान है तो वैल्यू बिटवीन 0.5 एंड और 0.6 एक्सेप्टेबल है, कोरिलेशन की एवरेज वैल्यू। अच्छा, उसके बाद स्टेप डी है। आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स जो निकाली होगी, जो EFA के स्टेप के ज़रिए सबसे पहले कैलकुलेट होती है, उसकी वैल्यू जो है वो 0.tetra01 इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका कोरिलेशन मैट्रिक्स सबसे पहले कंप्यूट होता है EFA के अंदर, जो सबसे पहला टेबल बनता है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0.tetra01 इससे ग्रेटर होनी चाहिए। जो लोअर स्कोर होता है वो 3 या इससे ज़्यादा क्वेश्चंस के ग्रुप्स को इंडिकेट करता है, उसके लोअर स्कोर को, कि उनके दरमियान हाई इंटर कोरिलेशन है। सो ऐसी आइटम्स को रिमूव कर देना चाहिए ताकि बेटर और सेटिस्फाइड रिज़ल्ट लिए जा सकें। उसके बाद आपने जो आपके फैक्टर्स फाइनलाइज होंगे, ठीक है, उनका क्रॉन बैच अल्फ़ा जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेना है ताकि फैक्टर्स की रिलायबिलिटी चेक हो सके। इसके लिए जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। इससे कम जो क्रॉन बैच अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो वीक रिलायबिलिटी को शो करती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे एक वर्किंग एग्जांपल है। 171 बिजनेसमैन और वुमेन के रिस्पॉन्सेस कलेक्ट हुए, ठीक है। इसमें से कुछ मर्द थे, कुछ ख़वातीन थीं। 171 के करीब रिस्पॉन्सेस थे। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि जो नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सेस हैं, यानी जो सैम्पल साइज़ है वो 171 है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप पे इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, उसकी डायमेंशन से रेलिवेंट, उसकी आइटम से रेलिवेंट, और 8 ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। यानी ऑलरेडी जो डिसाइडेड कंपोनेंट हैं वो 8 हैं, ठीक है, जिसमें 39 क्वेश्चन बनते हैं। और 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे जो है वो इसकी स्केलिंग हुई है।
और इसमें बेसिकली जो स्टडी का मकसद था वो फर्दर एनालिसिस करना था, यानी इन्होंने ऑलरेडी जो डेवलप्ड मेजरमेंट थी या डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट थे उसको इस्तेमाल किया है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट ये डिज़ाइन नहीं कर रहे। तो जब हम एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए फर्दर एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं अपने डाटा सेट का, तो हमारे पास जो मेथड होता है फैक्टराइजेशन के लिए वो प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग टेक्निक होती है, और हमने जो रोटेशन इस्तेमाल करनी होती है वो वेरी मैक्स रोटेशन होती है अंडर द कंडीशन के जनाब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो कोरिलेटेड ना हो। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने पियर्सन कोरिलेशन रन करनी है एक्सेल के अंदर। अगर किसी भी पेयर्स ऑफ फैक्टर्स के दरमियान जो कोरिलेशन की वैल्यू अगर 0.80 से ग्रेटर आ जाए तो आपने उन पेयर्स में से एक एक फैक्टर जो है वो रिमूव कर देना। तो यहाँ पे जो स्टडी उन्होंने कंडक्ट की उसका जब 39 आइटम्स का जब बाई वेरिएट एनालिसिस किया गया कोरिलेशन एनालिसिस, तो उसमें 10 के करीब यूनिक पेयर्स निकले जिनके कोरिलेशन बहुत हाई थे, ठीक है, और उनकी जो एब्सोलूट वैल्यू निकल रही थी 0.922 कम अज़ कम निकल रही थी, जो कि ग्रेटर है 0.8 से। तो इट्स मीन कि इन पेयर्स में से एक एक जो फैक्टर होगा वो रिमूव होता जाएगा। तो जब एक एक फैक्टर रिमूव किया गया तो 39 क्वेश्चंस में से 29 रिमेनिंग रह गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन 29 रिमेनिंग क्वेश्चंस पे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग टेक्निक अप्लाई करते हुए वेरी मैक्स रोटेशन के साथ जो है उन्होंने प्रोसीजर अप्लाई किया जो आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सबसे पहले फैक्टर सेलेक्ट किए, फिर डिस्क्रिप्टिव में जाके इनिशियल सोल्यूशन, डिटर्मिनेंट और KMO और बार्लेट टेस्ट इनको सेलेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग जो मेथड है वो इन्होंने फ़ाइनल किया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट था उसी का फर्दर एनालिसिस करना चाह रहे थे अपने सैंपल के ऊपर, तो इसलिए ये मेथड इस्तेमाल कर लिया। इसमें कोरिलेशन मैट्रिक्स, अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन और एक्सट्रैक्शन मेथड में आइजन वैल्यू के ऊपर इन्होंने बेस कर दिया, ठीक है। वेरी मैक्स रोटेशन इन्होंने टिक कर ली, ठीक है। उसके बाद फैक्टर एनालिसिस ऑप्शन में एक्सक्लूड केसेस को टिक किया और कोफिशिएंट डिस्प्ले फॉर्मेट में सरपास का स्मॉल कोफिशिएंट 0.30, ये मैंने बताया था कि ये मिनिमम इतना ही रखना होता है, सरपास स्मॉल कोफिशिएंट। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो वो बताता है कि जनाब द कॉमनैलिटीज़ ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन वर ऑब्जर्व्ड, ऑल वर लार्जर दैन 0.2, सो ऑल द आइटम्स वर रिटेन्ड। इसकी जो कॉमनैलिटीज़ इसने फाइंड आउट की उसमें तमाम वैल्यूज़ जो एक्सट्रैक्टेड वैल्यूज़ थी वो 0.2 से लार्जर थी, लिहाजा तमाम फैक्टर्स को यहाँ पर शामिल कर लिया गया। उसके बाद रोटेटेड फैक्टर्स को अगर हम देखें तो उसमें कुछ वैल्यूज़ 0.4 से भी कम है, ठीक है। जैसे कि ये एक फैक्टर है KSA2, ये फर्स्ट कंपोनेंट में 0.4 से कम है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट में 0.32 है, फर्स्ट कंपोनेंट में 0.38 है, ठीक है। तो सेकंड कंपोनेंट में ये बहुत कम है, जबकि फ़र्स्ट कंपोनेंट में इसकी वैल्यू बहरहाल थोड़ी सी बेहतर है। इसी तरह KSA4, इसको अगर हम देखें सेकंड कंपोनेंट में इसकी वैल्यू 0.4 से ग्रेटर है, जबकि फिफ्थ कंपोनेंट में इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। इसी तरह KSA5, इसकी वैल्यू सबसे कम सेकंड कंपोनेंट में है, फिर उसके बाद थर्ड कंपोनेंट में कम है, फर्स्ट कंपोनेंट में ये बहरहाल बेहतर है। इसी तरह KL3 को देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट में बहुत कम है, जबकि फोर्थ कंपोनेंट में ज़्यादा है और सिक्स कंपोनेंट में ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह अगर आप KM2 देखें तो इसकी सबसे कम वैल्यू जो है वो फिफ्थ कंपोनेंट में है, ठीक है, जबकि फ़र्स्ट और थर्ड में ये बहरहाल स्मॉल बेटर है। इसी तरह KM3 को अगर हम देखें तो कम वैल्यू जो है वो थर्ड कंपोनेंट में है, जबकि फर्स्ट कंपोनेंट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरह KM6 को देखें तो जो
आपका थर्ड कंपोनेंट है, इसमें इसकी वैल्यू कम है, जबकि फ़र्स्ट कंपोनेंट में इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ इतना बताएगा कि अगर आपकी वैल्यूज़ ओवरलैप कर रही हैं तो आपने उस कंपोनेंट को कंसिडर करना है जिसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप फ़िक्स नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हैं या फ़िक्स नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स जो हैं उनकी बेस पे भी एनालिसिस रन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा फर्दर एनालिसिस जब होता है तो उसमें ये वैल्यूज सामने आती हैं, तो उसकी बेस पर कंपोनेंट वाइज ये फैक्टर फाइनल हुए हैं, ये फैक्टर ये कंपोनेंट वाइज जो हैं ये फाइनल हुए हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर ये फिर PCA एनालिसिस अप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो अप्लाई करेंगे। उसमें आप कोरिलेशन मैट्रिक्स, अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन और फिक्स फैक्टर, वो कहता है कि जनाब मैं एक ही कंसिडर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, रोटेशन मेथड में आप किसी को सिलेक्ट नहीं करते, जबकि फैक्टर एनालिसिस में आप वेरिएबल वाले को टिक कर देते हैं। उसके बाद आप विद इन स्केल कोरिलेशन वो फाइंड आउट करते हैं और एवरेज स्केल कोरिलेशन वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये आपको विद इन स्केल कोरिलेशन नज़र आ रही है। ठीक है, और ये आपकी जो है एवरेज स्केल कोरिलेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। होप टू सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़। फर्दर हम चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।